नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे पाणिनि शिक्षा का जो श्लोक नंबर 17 है यानी कि 17 श्लोक, उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। पाणिनि शिक्षा श्लोक नंबर 17 में संस्कृत वर्णों का जन्म स्थान बताया गया है, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ संस्कृत वर्ण बताया गया है। वर्णों का उच्चारण स्थान किस स्थान से होना चाहिए यह पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 17 में बताया गया है और इस श्लोक को मैंने विस्तार से समझाया था संस्कृत वर्णों का जन्म स्थान या बर्थ प्लेस ऑफ संस्कृत लेटर इस वीडियो में। वह वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने श्लोक नंबर 17 का अहो कंठ्यो ईचु यशाह तालव्या उपु ओष्टजो इन तीनों का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है। वह भी वीडियोस आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऋतु रसा मूर्धन्या स्युः का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऋतु रसा मूर्धन्याः स्युः, इसका अर्थ होता है री वर्ण ट वर्ग यानी कि टू, र वर्ण और श वर्ण मूर्ध स्थान से उच्चारित होते हैं। यह जो आप टू यहाँ पे देख रहे हैं इसका अर्थ होता है ट वर्ग। मैंने आपको व्यंजन हल इस वीडियो में बताया था कि ट वर्ग को टू भी कहा जाता है। और मूर्धन्याः इसका अर्थ होता है कि मूर्धा से उच्चारित होता है। अब मूर्धा किसे कहते हैं इसको मैंने पिछले वीडियोस में भी विस्तार से समझाया था। मूर्धा एकदम सर्वोच्च स्थान होता है हमारे मुख में। मूर्धा से ऊपर कोई भी स्थान नहीं होता है हमारे मुख में। तो हमारे मुख में जो सर्वोच्च स्थान है उसे मूर्धा कहते हैं। तो जीभ का जो टिप है आपको अपने मुख के एकदम ऊपर के स्थान को स्पर्श करना है कुछ इस प्रकार, और जब इस ऊपर के स्थान को आप स्पर्श करेंगे तो वो स्थान मूर्धा का होता है। मूर्धा का अर्थ होता है उत्तम, यानी कि सबसे ऊंचा। मूर्धा से ऊपर हमारे मुख में कोई भी स्थान नहीं होता है। तो मूर्धा एकदम सर्वोच्च स्थान होता है, एकदम उत्तम स्थान होता है हमारे मुख में। और मूर्धा इस शब्द का अर्थ ही होता है कि सर्वोच्च स्थान। इस वर्ण का उच्चारण हमें मूर्धा से कुछ इस प्रकार से करना है, री री। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्वर इस वीडियो में बताया था कि री इस वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ री का उच्चारण इस प्रकार होता है री, और प्लुत का उच्चारण री इस प्रकार होता है। वास्तव में स्वर री के 18 प्रकार होते हैं और यह सारे 18 प्रकार मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इन 18 प्रकार री वर्ण के बारे में हम विस्तार से फ्यूचर के वीडियोस में चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं स्वर री का उच्चारण करती हूँ तब आप देख रहे हैं कि मेरी जो जीवा है वह मूर्धा के स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, यानी कि मेरी जो जीवा है वह मूर्धा से दूर रहती है, यानी कि उच्चारण स्थान से दूर रहती है। तो जब आप री इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपको कॉन्शियसली आपकी जीवा को मूर्धा के स्थान से दूर रखना है और री इस वर्ण का उच्चारण करना है। सरल शब्दों में कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो जीवा होती है वह मूर्धा स्थान से दूर रहकर ही री इस वर्ण को उच्चारित करती है, यानी कि हमारी जो जीवा है वह पूर्ण रूप से मूर्धा को स्पर्श नहीं करती है, यानी कि टच नहीं करती है। मूर्धा से दूर रहकर ही री
इस वर्ण को उच्चारित करती है। क्यों? क्योंकि री यह एक विवृत स्वर है। विवृत स्वर क्या होता है इसको हम प्रयत्न इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि विवृत का अर्थ होता है कि हमारी जो जीवा होती है वह उच्चारण स्थान से दूर रहती है। तो यहाँ पे उदान वायु यानी कि मारुत स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवा के माध्यम से मूर्धा से दूर रहकर री इस वर्ण को उच्चारित करता है। ट वर्ग, जिसे टू भी कहा जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि यह पांच वर्ण। ट वर्ग का सबसे पहला अक्षर ट है, तो इसका उच्चारण मूर्धा से कुछ इस प्रकार से होता है, ट ट। ध्यान रहे कि जब हम अपनी जीवा से ट इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा गोल घूमती है और मूर्धा को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, कुछ इस प्रकार ट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको हल व्यंजन इस वीडियो में बताया था कि 25 व्यंजन वर्ण होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ट वर्ग के पांचों वर्णों को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पहला अक्षर है ट, यह एक स्पर्श व्यंजन है। इसे स्पृष्ट प्रयत्न भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवा पूर्ण रूप से मूर्धा को स्पर्श करके ट इस वर्ण को उच्चारित करती है, यानी कि उदान वायु या मारुतम स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवा के माध्यम से मूर्धा स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करके ट इस वर्ण को उच्चारित करता है। और जब उदान वायु या मारुतम जीवा के माध्यम से मूर्धा स्थान को स्पर्श करते समय ट इस वर्ण का उच्चारित करता है, तब वायु का जो फ्लो होता है वह अल्प रहता है। अल्प यानी कि थोड़ा रहता है, इसीलिए इसे अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। तो जब हम ट इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमें वायु का जो कॉन्शियस फ्लो है उसे थोड़ा रखना है, अल्प रखना है। अल्प प्राण, इसके बारे में हम विस्तार से प्रयत्न इस वीडियो में भी जानेंगे। ट यह एक अल्प प्राण वर्ण है, पर यही ट को जब आप महाप्राण में उच्चारित करेंगे तब यह थ बन जाएगा। कहने का अर्थ मेरा यह है कि ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं, पर इनमें जो अंतर होता है वह प्रयत्न का अंतर होता है, यानी कि एक एफर्ट का अंतर है यहाँ पे। तो जब हम ट यह अल्प प्राण वर्ण को महाप्राण में उच्चारित करते हैं, वायु का कॉन्शियस फ्लो अधिक करते हैं, महाप्राण करते हैं, तब यह थ बन जाता है। कई सारे लोग अल्प प्राण महाप्राण के अंतर के बारे में जानते नहीं है, यानी कि वायु का कॉन्शियस फ्लो कैसा होना चाहिए उच्चारण करते समय, इसके बारे में वह जानते नहीं है और वो ट को ठ बोल देते हैं, तो ठ को ट बोल देते हैं। तो हमें यह गलती यहाँ पे नहीं करनी है। हम ट का उच्चारण करेंगे तब हमारा जो एफर्ट होगा, वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होगा वह अल्प रहेगा, यानी कि कम रहेगा। पर इसी ट को जब हम अधिक वायु के साथ बोलेंगे, यानी कि महाप्राण में बोलेंगे, तो यह थ बन जाएगा। और थ इस वर्ण को उच्चारण करते समय हमारी जीवा पूर्ण रूप से मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इस वर्ण को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवा पूर्ण रूप से मूर्धा स्थान को स्पर्श करके थ इस वर्ण को उच्चारित करती है। अब हम ट वर्ग यानी कि टू की तीसरी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तो हमें इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीवा को गोल घुमाते हुए मूर्धा इस स्थान से पूर्ण रूप से स्पर्श करके ड ड इस तरीके से उच्चारण करना है। ध्यान रहे कि जब आप ड इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब वायु का कॉन्शियस फ्लो अल्प होना चाहिए, यानी कि थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड यह एक अल्प प्राण वर्ण है।
अब हम ट वर्ग यानी कि टू की चौथी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण भी बहुत ही सरल तरीके से होता है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ड यह एक अल्प प्राण वर्ण है, पर जब इस ड को महाप्राण में उच्चारित करते हैं हम, तो यह बन जाता है ढ। ढ। अगर आप ढ इस वर्ण को उच्चारण करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट या प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि यह एक महाप्राण वर्ण है। तो इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें वायु का कॉन्शियस फ्लो अधिक रखना है, महाप्राण रखना है और हमारी जीवा मूर्धा इस स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करके ढ ढ इस वर्ण को उच्चारित करती है। अब हम ट वर्ग यानी कि टू की अंतिम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले इस ध्वनि का उच्चारण करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि यह वर्ण एक अनुनासिक वर्ण है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन 25 व्यंजन वर्णों के अंतिम वर्णों को यानी कि लास्ट के वर्णों को पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंच यानी कि 5, तो इन अंतिम के 5 अक्षरों को पंचमा अक्षर कहा जाता है और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इन 25 व्यंजन के अंतिम वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। यह बात पाणिनि शिक्षा का 39वां श्लोक यानी कि पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 39 में बताया गया है। तो इस श्लोक नंबर 39 से हमें पता चलता है कि इन अंतिम वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका यानी कि नाक भी होता है। इस श्लोक को हम आने वाली वीडियो में भी विस्तार से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपको सिर्फ यह समझना है कि इस श्लोक से हमें पता चलता है कि 25 व्यंजन के अंतिम वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होना चाहिए। अनुनासिक का अर्थ होता है जिनका उच्चारण मुख और नासिका यानी कि नाक से होता है। मुख में यानी कि जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है हमारे मुख में, उससे और नाक से इन अंतिम वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे ट वर्ग यानी कि 2 का अंतिम वर्ण का उच्चारण मुख में जो हमारा उच्चारण स्थान है यानी कि इस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उससे हम करेंगे और हमें नासिका से यानी कि नाक से भी इस वर्ण का उच्चारण करना है। तो हमारे मुख में इस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और हमें नासिका से भी इस वर्ण का उच्चारण करना है, क्योंकि यह एक अनुनासिक वर्ण है। तो इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है ण ण। ध्यान रहे जब आप ण इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा पूर्ण रूप से मूर्धा इस स्थान को स्पर्श करती है और वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें अल्प रखना है, इसीलिए इसे अल्प प्राण वर्ण भी कहा जाता है। अल्प यानी कि थोड़ा और प्राण यानी कि वायु, वायु यानी कि मारुति। तो अल्प प्राण का अर्थ होता है कि वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें कम करना है जब हम ण इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। यह एक अंतस्थ व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है इसको मैंने संस्कृत में हल व्यंजन इस वीडियो में बताया है। वह वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे तब हमारी जीवा मूर्धा स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है, कुछ इस प्रकार र र। ध्यान रहे कि हमने पिछले स्लाइड में सीखा था कि ट वर्ग के वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जीवा पूर्ण रूप से मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, पर यहाँ पे हमारी जीवा उतना स्पर्श नहीं करती है। जब हम
र इस वर्ण को उच्चारित करते हैं। और क्योंकि हमारी जीवा थोड़ा सा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को, इसीलिए र इस वर्ण का प्रयत्न या एफर्ट जो होता है वह ईषद स्पृष्ट होता है। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो हमारी जीवा थोड़ा सा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को जब हम र इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। और क्योंकि हमारी जीवा थोड़ा सा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को, तो जाहिर सी बात है कि हमें वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है वो भी कम लगता है, यानी कि अल्प होता है, क्योंकि हमारी जीवा वायु के माध्यम से ही मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है। और यहाँ पे मैं जिस वायु की बात कर रही हूँ इसको मैंने उच्चारण का विज्ञान इस वीडियो में विस्तार से समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि मैं कौन से वायु की यहाँ पे बात कर रही हूँ। और क्योंकि वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है वह अल्प होता है, यानी कि थोड़ा होता है, इसीलिए इसे अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कई सारे लोगों को स्वर रि और अंतस्थ व्यंजन र, इन दोनों वर्णों के प्रयोग में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इन दोनों वर्णों का कंफ्यूजन तब खत्म होगा जब हम प्रयत्न का वीडियो करेंगे। तो प्रयत्न का वीडियो हम फ्यूचर में करेंगे, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इन दोनों वर्णों के प्रयोग को समझने के लिए। अब हम इस ऊष्म वर्ण का उच्चारण करेंगे। ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है, इसको मैंने संस्कृत में हल व्यंजन इस वीडियो में बताया था। वह वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है श। ध्यान रहे कि जब आप श इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपकी जीवा मूर्धा स्थान को आधा स्पर्श करती है, यानी कि पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। जीवा आधा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को। और क्योंकि हमारी जीवा आधा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को, इसीलिए इस वर्ण का प्रयत्न या एफर्ट जो होता है वह नेम स्पृष्ट होता है। नेम का अर्थ होता है आधा और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो इसका पूरा अर्थ होता है आधा स्पर्श करना। और यह बात पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 38 यानी कि 38 में बताया गया है। प्रयत्न इस वीडियो में हम इस श्लोक को भी विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए आपको सिर्फ यह समझना है कि इस वर्ण का जो एफर्ट होता है वह नेम स्पृष्ट होता है। यह बात पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 38 में बताया गया है। क्योंकि श इस वर्ण को उच्चारण करते समय हमारी जीवा आधा स्पर्श करती है मूर्धा स्थान को और आधा दूर भी रहती है, यानी कि थोड़ा दूर रहती है, इसीलिए इसे अर्थ विवृत भी कहा जाता है। विवृत का अर्थ होता है कि जीव उच्चारण स्थान से दूर रहती है, तो अर्थ विवृत का अर्थ होता है कि जीवा थोड़ी दूर रहती है उच्चारण स्थान से। एक अधिक जानकारी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी कि इस नेम स्पृष्ट को अर्ध स्पृष्ट, अर्ध विवृत, ईषद विवृत के नाम से भी जाना जाता है। और यह अलग अलग नाम हमें महाभाष्य, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्याय के ग्रंथों में दिखाई देता है, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। जैसे कि नेम स्पृष्ट, यह नाम अर्ध स्पृष्ट, अर्ध विवृत, ईषद विवृत के नामों से जाना जाता है इन अलग अलग ग्रंथों में, पर इसका अर्थ एक ही होता है। जिस प्रकार इंग्लिश भाषा में सिनोनिम होते हैं, जैसे कि एक ही वर्ड के या एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं। अगर मैं ब्यूटीफुल इस शब्द के लिए प्रिटी, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग यह शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ एक ही होता है, वो है सुंदरता। यानी कि ब्यूटीफुल इस शब्द के लिए मैं कई सारे नामों से एक ही शब्द को बोल रही हूँ। ठीक इसी प्रकार नेम स्पृष्ट यह अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, जैसे कि अर्ध स्पृष्ट, अर्ध विवृत, ईषद विवृत,
तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप श इस वर्ण का उच्चारण करते हो तो आपको आपकी जीवा आधा स्पर्श करनी चाहिए मूर्धा स्थान को, कुछ इस प्रकार श। और ध्यान रहे कि जब हम श इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब वायु का कॉन्शियस फ्लो महा होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए, क्योंकि यह एक महाप्राण वर्ण है। तो इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें वायु का कॉन्शियस फ्लो अधिक रखना है और हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि मूर्धा से आधा स्पर्श करनी चाहिए, कुछ इस प्रकार श। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि नेम स्पृष्ट और ईषद स्पृष्ट में क्या अंतर है। प्रयत्न इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इन दोनों के भेद को, पर क्योंकि हमने इन दोनों का प्रयत्न इस वीडियो में देखा है प्रैक्टिकली, तो मैं आपको इन दोनों का भेद समझा देती हूँ। यहाँ पे ईषद स्पृष्ट में हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि मूर्धा को थोड़ा सा स्पर्श करती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था पिछले स्लाइड में र का उच्चारण करते समय हमारी जीवा थोड़ा सा मूर्धा को स्पर्श करती है, थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली टच करती है, ज्यादा टच नहीं करती, बहुत ही स्लाइटली टच करती है। और नेम स्पृष्ट में जीभ उच्चारण स्थान यानी कि मूर्धा को आधा स्पर्श करती है। आधा यानी कि हाफ, आधा का अर्थ होता है हाफ, यानी कि थोड़े से ज्यादा को आधा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम श इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा थोड़ी सी ज्यादा टच करती है मूर्धा को। र इस वर्ण की तुलना से ज्यादा टच करती है जब हम श इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। आशा करती हूँ कि प्रैक्टिकली आपको अब ईषद स्पृष्ट और नेम स्पृष्ट का अंतर पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करिएगा ताकि कि नए वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल पाए।